हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो कब से आप लोगों को वेट था लाइक पेपर के सोल्यूशन का, राइट? तो मैं पेपर का सोल्यूशन लेकर आ गई हूँ। ये है पार्ट 1 ऑफ दी वीडियो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है? एंड इकोनॉमिक्स का पेपर हो चुका है, सारे पेपर खत्म हो चुके हैं, ठीक है? स्ट्रेस जो है वो पूरा चला गया है, अभी सब मस्ती चल रही है, ठीक है? एंड यू आर डिमांडिंग कि हम इसका सोल्यूशन लेके आए, सो वी आर अप विद दिस। एंड हम लोग आज बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उसके सॉल्यूशंस देखने वाले हैं, जो आपके दिसंबर 2022 के एग्जाम्स में आए थे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है? पहला क्वेश्चन जो आपका आया था इसमें, दैट वाज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन पेंट इंडस्ट्री, एशियन पेंट्स, वाज इनकॉर्पोरेटेड इन विच ईयर? कौन से ईयर में इनकॉर्पोरेट हुई थी, ठीक है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका 1942 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? बोलो, सबको समझ में आ रहा है क्या? 1 फरवरी 1942 में जो है आपकी एशियन पेंट्स की कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच बैंक प्रोवाइड्स द डिजिटल सर्विस पेज ऐप, ठीक है? तो कौन सी ऐसी बैंक है जो आपको पेज ऐप का फीचर देती है, ठीक है? कौन सी ऐसी बैंक है जो आपको पेज ऐप का फीचर देती है? तो एचडीएफसी बैंक जो है वो आपको ये प्रोवाइड करती है, तो एचडीएफसी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स इन एनवायरमेंट? कौन सा ऐसा रिस्पॉन्स है जो स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स में नहीं आता है या स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स में काउंट नहीं होता है, ठीक है? तो ये होता है पॉलिटिकल रिस्पॉन्स। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वी आर कवरिंग इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस एंड बीसी के क्वेश्चंस बोथ, ठीक है? हम साथ साथ में लेंगे, मैं आपको सबके आंसर्स बताने वाली हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, द विजन be a model corporate entity with social responsibility committed to energizing lives through sustainable development। ये कौन सी किसका विजन था? ये किसका किसने बोल सकते हैं कि किसका विजन था? ये कौन सी? तो ये बीपीसीएल का विजन है, राइट? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये आपकी विजन है, ठीक है? इसके अलावा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन, इंडियन एलपीजी इज द प्रोडक्ट ऑफ विच कॉर्पोरेशन इन इंडिया? कौन सी कॉर्पोरेशन का प्रोडक्ट है ये एलपीजी? वो क्या हो जाएगा आपका? आईओसीएल, ठीक है? इंडियन ऑयल। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ साइक्लिकल बिजनेस? मैंने आपको बताया था कि साइक्लिकल बिजनेस कौन से होते हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सारे डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं, बट वॉशिंग पाउडर जो है वो नहीं हो रहा है। तो वॉशिंग पाउडर डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो कौन सा है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कंज्यूमर स्टेपल्स में आता है, जो कि एक पर्सन या आपकी जो एक इंडिविजुअल होता है वो डेली लाइफ में उसको यूज करता है, तो उस पर आपकी साइक्लिकल बिजनेस, मतलब साइक्लिकल बिजनेस का एग्जाम्पल नहीं होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस साइकिल द हाउसिंग बबल ऑफ द यूएस इकोनॉमी, ये कौन से ईयर में आया था? तो ये 2007 और 2008 में आया था, ठीक है? मतलब ये 2007-2008, पर यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उसमें सबसे बेस्ट सुटेबल आंसर इज 2007, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीक्स एंड ट्राफ्स ऑफ बिजनेस साइकिल आर नोन कलेक्टिवली नोन एज। मैंने अपने बिजनेस साइकिल के जो मैंने आपको पढ़ाया था वीडियो, उस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन कराया है आपको, ठीक है? ये क्या कहलाते हैं? ये टर्निंग पॉइंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टर्निंग पॉइंट्स कहलाते हैं किसके? बिजनेस साइकिल के, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट बिलोंग टू एक्सपांशन पाथ ऑफ बिजनेस साइकिल? तो पहला ऑप्शन है कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन गोल्स एंड सर्विसेज टेंड्स टू राइज, ठीक है? सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, एक्सपांशन होता है तो बिजनेस कॉन्फिडेंस टेंड्स टू राइज, क्लियर है? इंटरेस्ट रेट्स एंड प्रॉफिट्स टेंड्स टू राइज, बिल्कुल सही है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू राइज नहीं है ऑप्शन, मतलब आपका आंसर यही है, लेकिन बिजनेस साइकिल में एक्सपांशन के फेज में ये नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे, द रिदमिक फ्लक्चुएशंस, ये क्वेश्चन हम रिवीजन सीरीज में हमने किया है। क्या कहलाती है? रिदमिक फ्लक्चुएशंस एंड एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी बिजनेस साइकिल होती है। क्या होती है? आपकी बिजनेस साइकिल होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फीचर ऑफ पार्टनरशिप? अग्रीमेंट होता है, ठीक है? 2 और मोर पर्सन बिल्कुल होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग होती है, लेकिन वर्किंग टुगेदर जो है वो इसका फीचर नहीं है पार्टनरशिप का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे, 12th, रेगुलेशन ऑफ फॉरेक्स ट्रांजेक्शन इज डन बाय, आरबीआई करती है, सेबी करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, या फिर वर्ल्ड बैंक करती है? यानी कि यहाँ पर जो फॉरेक्स ट्रांजेक्शन है वो कौन संभालता है? तो आपका आरबीआई जो है वो इसको संभालता है, ठीक है? कौन संभालता है? आरबीआई संभालता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन वाज द रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड? आपकी रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो कब इनकॉर्पोरेट हुई थी? तो 1966 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कब हुई थी?
1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टू बी द लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन इंडिया एंड अ मेजर ग्लोबल बार द विजन विच इंडियन कमर्शियल बैंक, कौन से इंडियन कमर्शियल बैंक का ये विजन यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कौन से विजन मतलब किस बैंक का विजन है, ये एचडीएफसी का विजन है, ठीक है। ये जो विजन लिखा हुआ है ये आपके एचडीएफसी का विजन है, ये बीसीके का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, कौन सा एक रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो सेबी है, आरबीआई है, आईआरडीए है, आपका आर्क जो है वो नहीं है आपका रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे, माय कस्टमर इज द फर्स्ट इज द विजन ऑफ विच बैंक, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, कि एसबीआई का जो बहुत फेमस बैंक है आपका एसबीआई, उसका ये है माय कस्टमर इज फर्स्ट, जो एक विजन है उनका, ठीक है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स डज नॉट अलाउ एफडीआई इन इंडिया, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कौन सी आपकी इंडस्ट्री या सेक्टर अलाउ नहीं करता है। तो एटॉमिक एनर्जी में अलाउड नहीं है, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी में अलाउड नहीं है, क्योंकि ये जो होते हैं ये थोड़े से मतलब इसमें इंडियन की जो बॉम्ब्स जो एटॉमिक एनर्जी का जो इंडस्ट्री होता है उसमें अलाउड नहीं होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नाबार्ड इज अ विच टाइप ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक है, डेवलपमेंटल बैंक है, यूनिवर्सल या फिर इन्वेस्टमेंट, तो आपका डेवलपमेंटल बैंक है आपका नाबार्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, which one of the following is not a type of government policy from the perspective of impact of business, कौन सी पॉलिसी जो है यहाँ पर क्या नहीं है, पर्सपेक्टिव ऑफ इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस, कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है। तो एंटी ट्रैफिकिंग जो है वो यहाँ पर नहीं होगी, प्रोटेक्टिव डेवलपमेंटल और रेगुलेटरी है लेकिन एंटी ट्रैफिकिंग नहीं है, ठीक है। 25th क्वेश्चन जो आपके पेपर में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंट बाय लिबरलाइजेशन, डी कंट्रोल, डिसइन्वेस्टमेंट इन पीएसयूज, फ्रीडम टू डू बिजनेस एंड डीरेगुलेशन। तो डिसइन्वेस्टमेंट इन पीएसयूज नहीं होता है, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट इन पीएसयूज नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी डज नॉट कंसंट्रेट अपॉन इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट कंट्रोल, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट या फिर डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो डिस्पोजेबल इनकम पे बात नहीं करती है, ठीक है, किसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं करती है, डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर रही है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल आराम से, डोमेन इन सिंपल टर्म्स मींस, बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक एरिया को हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है, इन सिंपल मीनिंग, बिल्कुल क्लियर है क्या? नेक्स्ट बोलो, पेस्टल एनालिसिस जो है उसमें पी क्या बताता है आपको, तो ये आपको पढ़ा होगा आपने कि ये जो है ये आपके फैक्टर्स बताते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पी है वो स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल फैक्टर्स, ठीक है, पी क्या हो जाता है आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स को शो करता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेशनल वाटर मिशन जो है वो किस एस्पेक्ट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, लीगल कॉज, सोशल वेलफेयर या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग, तो वो आपके इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। जो आपका नेशनल वाटर मिशन है ये उसके लिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये इसकी ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। 30th देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो आपके इजीली मतलब इजीली सेल हो जाते हैं और उनकी कॉस्ट भी जनरली लो रहती है। तो इसमें से ऐसा कौन सा नहीं है? तो आप देखोगे तो ऑटोमोबाइल इज नॉट अ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, ठीक है, ग्रोसरी है, कन्फेक्शनरीज है, बेकरी है, लेकिन ऑटोमोबाइल नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, द फेज ऑफ बिजनेस साइकिल इन विच ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव, बिल्कुल हाईलाइट कर लो, ये क्वेश्चन मैंने आपको रिवीजन में भी कराया है, आप जाके देख लो कि ग्रोथ रेट किस में नेगेटिव होता है। तो सीधा साधा आंसर आ रहा है इसका डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन में आपका ग्रोथ रेट क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है और इंटरेस्ट रेट भी फॉल हो जाता है। और उसके अलावा ये जो दिया, लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिक्लाइंस रैपिडली, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी, डिप्रेशन। नेक्स्ट है 32, ट्रेड साइकिल अकर एज अ रिजल्ट ऑफ मिसमैच बिटवीन एग्रीगेट डिमांड फ्लक्चुएशंस एंड एग्रीगेट सप्लाई फंक्शंस, हु सेड दिस। मैंने आपको पूरा टेबल बनवाया था कि किसने क्या बोला था, और बिजनेस साइकिल में मैंने ये भी बोला था कि इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन आए तो इससे 2 क्वेश्चन आपके आए हैं, ठीक है। तो ये किसने बोला था आपके कि एग्रीगेट डिमांड की वजह से और एग्रीगेट डिमांड में फ्लक्चुएशंस की वजह से आपका बिजनेस साइकिल अकर होता है, तो ये कीन्स ने बोला था, ठीक है, कीन्स ने इसको स्टेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो भी देखो यही आया है कि अकॉर्डिंग टू डैश ट्रेड साइकिल अकर ड्यू टू ऑनसेट ऑफ इनोवेशंस। इनोवेशंस की बात किसने की थी? जल्दी से याद करो, क्योंकि आपने टेबल बनाया होगा तो आपको याद होगा कि इनोवेशंस की बात किसने की थी? कंप्यूटर ने की थी, ठीक है। कंप्यूटर ने बोला था कि इनोवेशंस की वजह से आपका जो है ट्रेड साइकिल जो है वो आती है, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे विच आर द वेरिएबल्स दैट चेंजेस आफ्टर द रियल आउटपुट चेंजेस। उसी दिन रिवीजन में आपको समझाया था कि 3 तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं, लीडिंग, लैगिंग और कॉनकरेंट। कॉनकरेंट मतलब साथ में चलते हैं, लीडिंग मतलब पहले पता चल जाता है, लैगिंग मतलब बाद में पता चलता है। तो यहाँ पर किसकी बात करी गई है? लैगिंग इंडिकेटर्स की बात करी गई है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी वेरिएबल चेंजेस आफ्टर द रियल आउटपुट चेंजेस। ठीक है, बाद में होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? लैगिंग इंडिकेटर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज और एक्सोजेनियस फैक्टर विच में लीड टू बूम और बस्ट। बिजनेस साइकिल के एक्सटर्नल फैक्टर्स मैंने आपको पढ़ाए थे, उसमें सिर्फ एक ही यहाँ पर जो मैच कर रहा है दैट इज नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर एक्सटर्नल होता है, एक्सोजीनियस होता है, तो उससे जो है बिजनेस को एक्सटर्नली वो इफेक्ट करता है। ठीक है, क्लियर है क्या? बोलो, नेचुरल फैक्टर करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन कौन सा था? सी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, डैश इकोनॉमिक सिस्टम इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड रन बाय इनविजिबल हैंड्स। कौन सा ऐसा सिस्टम है इकोनॉमिक सिस्टम जो सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, कैपिटलिस्ट होता है? ठीक है, मिक्स्ड में दोनों आते हैं और सोशलिस्ट में गवर्नमेंट आती है। ठीक है, और प्लान्ड जो है वो सोशलिस्ट का ही नाम है। नेक्स्ट देखेंगे, द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी गिव्स राइज टू। कौन सी प्रॉब्लम? अगेन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है जिससे स्कैर्सिटी की वजह से कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी? वेदर टू प्रोड्यूस मोर गुड्स कंज्यूमर या फिर कैपिटल, ये किस में आ रहा है आपका? व्हाट टू प्रोड्यूस में। वेदर टू ले एम्फेसिस ऑन लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ये किस में आ रहा है आपका? हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, उसके बाद वेदर टू प्रोड्यूस फॉर रिच पीपल और फॉर पुअर पीपल, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। लेकिन वेदर टू एक्सेप्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, ये नहीं है। तो ये आपका आ जाएगा दो में, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि नॉट अ बेसिक प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, dash involves predominance of bureaucracy and resulting in inefficiency in the delays। मैंने आपको बताया था सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो डिसीजंस है वो डिले हो जाते हैं क्योंकि वहां पे सब कुछ प्लान रहता है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफर्स इंसेंटिव्स टू। ये क्वेश्चन एज इट इज हमने रिवीजन में किया है और मैंने आपको बताया भी था, आपका गलत भी गया था। आपको याद है कि आप सब फर्स्ट वाला आंसर बोल रहे थे, पर इसका आंसर होगा डी, एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस। ठीक है, क्लियर है? बोलो बच्चों, एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस इसका आंसर होगा। कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो किसको ऑफर करता है? तो एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस को ये क्या करता है? इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, a companies act 2030 also provides for incorporation of such company may be created for the future product or to hold an asset and intellectual property। कौन सी कंपनी होती है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए बनाई जाती है? तो वो होती है आपकी डोरमेंट कंपनी। क्या होती है वो? डोरमेंट कंपनी। तो सी ऑप्शन इज दी करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मैक्रो एनवायरमेंट। ध्यान से देखो, फिस्कल पॉलिसी, मैक्रो एनवायरमेंट, जो हम ग्रुप की स्टडी करते हैं, जहां पे हम इंडिविजुअल की बात नहीं करते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी है, गवर्नमेंट बजट भी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है, लेकिन बिग बाजार नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल बोला उन्होंने, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी आर इंटररिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट, इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, क्योंकि दोनों ही होता है, इंटररिलेटेड भी है और डिपेंडेंट भी है। ठीक है, क्या बोलो, क्लियर हो रहा है क्या? सबको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, अभी इतने में से आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल सही गए। ठीक है, यू विल टेल मी द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, इमर्जेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यू कॉम्पिटिटर्स इन द इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई नया आ रहा है तो आपके लिए क्या हो रहा है? थ्रेट ही होगा वो, तो क्या हो जाएगा? एग्जांपल ऑफ थ्रेट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। पढ़ो, मेक इन इंडिया कैंपेन इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल लीगल एनवायरमेंट, करेक्ट है। चेंज इन कॉर्पोरेट टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल लीगल एनवायरमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। इंक्रीज इन जीडीपी इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट, ये भी ठीक है। रिलायंस जियो एज अ कॉम्पिटिटर ऑफ बीएसएनएल इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट, नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये गलत ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, Ram and Sons are going to for heavy advertisement campaigns to enhance their sales. ठीक है, when analyzed it was realized that expenditure on advertisement by the company has gone from 2 lakh to 3 lakh and the sales of this product increases from 10 lakh to 10 lakh units to 20 lakh units. What is the advertisement elasticity? मैंने आपको उस दिन क्वेश्चन में बताया था कि एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है?
आपका परसेंटेज चेंज यहाँ पे लिखा, ठीक है। क्या करना होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर किसकी बात करी गई है, यहाँ पर सेल्स की बात करी गई है, ठीक है। हाँ, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन, आपका क्या हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखना है कि परसेंटेज चेंज कितना निकल रहा है। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज चेंज निकाला जाता है चेंज अपॉन, कैसे निकालते हैं हम परसेंटेज चेंज, चेंज अपॉन बेस, ठीक है, इनटू 100 करके। तो अगर हम क्वांटिटी सप्लाइड और उसका आप चेंज निकाल के देखोगे तो इट विल कम आउट टू बी, एक का आपका 50 आ रहा है, एक का आपका 100 आ रहा है। तो जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगी, 2 एज आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देखना इसको, ठीक है, कि क्या आंसर आपका आ रहा है। ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे परसेंटेज चेंज निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए। दोनों का निकालेंगे, चेंज निकालेंगे कैसे, माइनस कर देंगे, 3 लाख माइनस 2 लाख, चेंज निकल जाएगा, डिवाइड बाय बेस, बेस मतलब होता है ओरिजिनल, ये एक 2 लाख इसका ओरिजिनल है और सप्लाई का क्या है 10 लाख ओरिजिनल है। तो वो आप पुट करके इंटू 100 करना, आपको परसेंटेज मिलेगा। परसेंटेज को वापस आप फॉर्मूले में पुट करोगे ये वाले, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ईडी का फॉर्मूला होता है, तो आपका क्या ईडी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या बोलो, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आए इलास्टिक से, कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ठीक है। देखो एक और, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मटन इंक्रीज्ड बाय 5% when the price of chicken increased by 20%. The cross price elasticity, again वही फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ पुट करना है, ठीक है, वैल्यूज डायरेक्ट परसेंटेज गिवन है, 50 अपॉन क्या करना था आपको, 20 करना था। तो इसका आंसर आ रहा होगा आपका 0.25। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, 0.25 इसका आंसर हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। नेक्स्ट, the household income increases by 20% in a year, consequently the demand of TV sets rises by 30. What is the income elasticity? सेम फॉर्मूला, बस जरा सा चेंज है, मैंने आपको बताया भी था कि क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज इन इनकम लिख देते हैं, वाई से डिनोट करते हैं हम इनकम को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है आपको, परसेंटेज गिवन है, ठीक है, कितना आपके इनकम कितने से राइज हो रही है, 20% से, ठीक है, और आपका जो टीवी सेट्स का डिमांड है वो कितने से राइज हो रहा है, 30 से, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1.5 आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, 1.5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which are the following method calculates elasticity of demand by using formula लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड का, अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड का, ठीक है। जब भी लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट की बात हम कर रहे थे तो हम कौन सी इलास्टिसिटी की बात कर रहे थे, पॉइंट इलास्टिसिटी की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, पॉइंट। एक पॉइंट पे जब हमको निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, लोअर सेगमेंट को और अपर सेगमेंट को डिवाइड कर देते हैं। हमको उस पर्टिकुलर पॉइंट की अगर हमको निकालनी होती है क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। बोलो जोश आ रहा है कि नहीं, सही जा रहे हैं कि नहीं आंसर। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना कि आपको कितने जो है आपके सही गए हैं, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन शुड भी, मतलब हमने कुछ ऑप्शंस जो है वो खुद से भी डाले हैं, ठीक है, कुछ कुछ ऑप्शंस जो है वो दे आर अज्यूम्ड, ठीक है, बट आंसर आपको चेक करना है कि आपने ये टिक किया था कि नहीं। क्वेश्चंस आर एज इट इज सेम हमने लिए हैं, ठीक है, तो वो चेक कर लेना और मुझे बताना कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो टोटल यूटिलिटी इज, मैंने आपको पूरा डायग्राम बनवा के बताया था आपके रिवीजन में कि कैसा डायग्राम जो है इसका दिखता है, ठीक है। इसका डायग्राम कैसा दिखता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो ऊपर बनता है इसका कर्व, ठीक है, तो वो कैसा बनता है, ट्यू का ऐसा बनता है, ठीक है। तो जब आपकी ये जीरो होती है, एमयू जब जीरो होता है, मैंने लिखा भी था, एमयू जीरो होता है तो टीयू क्या होता है आपका मैक्सिमम पे होता है। ये जो पॉइंट उससे मैच करके आता है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पर कहीं आता है, उसके बाद ट्यू फॉल हो जाता है, तो ये क्या होता है, मैक्सिमम पे होता है ट्यू उस टाइम पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज मैक्सिमम। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, मैक्सिमम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। देखो, टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी। क्या ये तीन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लग रहे हैं, ये वाला और ये वाला। तो क्या टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी आती है, क्या नहीं आती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया है क्या, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, फॉर्म प्रोड्यूसिंग 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट हैज एन एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ, कितनी है एवरेज टोटल कॉस्ट, देखो एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है आपको,
ठीक है। एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है? 150 गिवन है। ठीक है, किस यूनिट्स पे गिवन है? तो आपको क्वांटिटी बता दी उन्होंने, 7 यूनिट्स पे गिवन है। आगे बढ़ते हैं। हैज टू पे ₹350 एज फिक्स फैक्टर्स के लिए पे करनी है। ठीक है, तो क्या मेरी फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है क्या? 350। ठीक है, आगे पूछ रहे हैं वो वेदर इट प्रोड्यूसेस और नॉट, हाउ मच द एवरेज टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। आपको बताना है कि एवरेज टोटल कॉस्ट जो है उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। तो क्या मेरी फिक्स कॉस्ट अगर 350 है तो मुझे 7 यूनिट्स के लिए जो मुझे बनाना है, अगर 7 यूनिट्स के लिए मुझे बनाना है तो 7 यूनिट्स के लिए मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? आपकी फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा आपका 350 डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 50। तो अगर मेरी 50 जो है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट लग रही है 7 यूनिट बनाने के लिए, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही होगी टोटल में से? 150 माइनस 50, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी है? 50। अगर फिक्स कॉस्ट लगी है तो बाकी बची हुई क्या हो जाएगी? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी? 100। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टोटल प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज्ड व्हेन टीआर इज इक्वल टू टीसी, टीआर कर्व्स एंड टीसी कर्व आर पैरेलल, या फिर टीसी एक्सीड्स टीआर, या फिर टीआर एक्सीड्स टीसी। ठीक है, टोटल कॉस्ट। तो आपने अगर ग्राफ पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका जो आपका टीसी जो है वो टीआर को एक्सीड करता है, तब आपका क्या आता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीचे से आपको याद होगा कि पैरेलल जाता है तो जो है एक्सीड कर जाता है। ठीक है, देखो ऐसा कुछ कर्व बनता है इसका, ठीक है, ऐसा कुछ कर्व बनता है इसका। देखो ये तो हो जाएगा आपका क्या? टोटल कॉस्ट, और ये आपका जाएगा कुछ इस तरीके का टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो इस तरीके से जहां पर जो टीसी है, ठीक है, वो एक्सीड करता है किसको? ये इस तरीके से आगे भी जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपका टीसी, ये कंडीशन होती है कि टीसी जो है एक्सीड कर जाए टीआर, तो उस टाइम पे क्या होता है आपका? मैक्सिमम प्रॉफिट जो है अर्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट इज डिस्क्राइब्ड एज एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम वन मोर यूनिट इंक्रीज इन बोथ वेरिएबल और फिक्स। बिल्कुल नहीं। ठीक है, वेरिएबल ही बढ़ता है, ध्यान देना। ठीक है, जब हम मार्जिनल प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो एडिशनल आउटपुट जो जनरेट हो रहा है विथ इंक्रीजिंग ओनली वेरिएबल इनपुट, है ना, 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। तो यहाँ पे ढूंढो कहाँ लिखा है, तो यहाँ पर आपका इसमें लिखा हुआ है द एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट इंक्रीज इन वेरिएबल इनपुट। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या बोलो? Which of the following statement is correct? आपको बताना है। प्राइस रिजिडिटी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट आर पॉसिबल अंडर परफेक्ट कंपटीशन लिखा है वो कंडीशन। अंडर परफेक्ट कंपटीशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट मूव फ्रीली एज दे आर लीगल रिस्ट्रिक्शंस, या फिर एन इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ मेनी फर्म्स। तो यहाँ पर वो पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बाकी सारी ही गलत है, सिर्फ एक ये करेक्ट है कि हाँ इंडस्ट्रीज में, एक इंडस्ट्री जब हम बात करते हैं सोप इंडस्ट्री, तो सोप इंडस्ट्री में अगेन आपका लाइफ बॉय आ जाता है, आपका डेटॉल आ जाता है। ठीक है, आपका ये पियर्स आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपका डव आ जाता है। तो ये इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स होती है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी सारे क्या है आपके? गलत है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। इन एन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी व्हाट इज रिवॉर्डेड, कौन से डिसीजंस रिवॉर्डेड होते हैं? ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या बोला है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात की है। ठीक है, क्या बात की है यहाँ पर? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात की है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिजनेस डिसीजन। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो। इफ द चेंज इन सप्लाई इज मोर देन द डिमांड कर्व व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्राइस। अब यहाँ पर मुझे बताया ही नहीं है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो मैं ग्राफ बनाकर देख नहीं सकती हूँ, है ना। यहाँ पर सिर्फ ये बोला है कि चेंज इन सप्लाई जो है वो चेंज इन डिमांड कर्व से ज्यादा है, लेकिन ये तो बताया नहीं कि इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो ही तो हम डायग्राम ड्रॉ करके हम शिफ्ट कर पाएंगे। ठीक है, सप्लाई और डिमांड कर्व को। तो यहाँ पर ये बताना कि इफेक्ट ऑन प्राइस क्या होगा वो अनसर्टन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बताओ ये सही गया था कि नहीं तुम्हारा? ठीक है, स्कैरसिटी कॉजेज विच टाइप ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, मैंने ये आपको रिवीजन में कराया है कि कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है जब स्कैरसिटी होती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। ये क्वेश्चन आई थिंक आगे भी एक बार आया है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ जीडीपी इन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर कोविड-19 इज। देखो, स्टडी ऑफ जीडीपी बिफोर कोविड या बाद में कोविड। ठीक है, इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात ही नहीं होगी, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल को स्टडी करता है, पूरे एग्रीगेट को नहीं करता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो उसकी स्टडी यहाँ पर हो रही है, तो वो कौन से में आएगा? आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। तो ऑप्शन ए आपका जो हो जाएगा वो
आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, बोलो। नेक्स्ट, इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ एसी इज 1.8, ठीक है, द नेचर ऑफ दिस कमोडिटी, अगर आपकी इलास्टिसिटी जो है वो 1.8 है, मतलब 1 से ज्यादा है, तो यहाँ पर नेसेसिटीज तो हो ही नहीं सकता, नन ऑफ द ये होगा नहीं, गिवन गुड्स भी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो इंफीरियर गुड्स होते हैं, उनकी इलास्टिसिटी अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, कॉन्स्पिशियस गुड्स हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हमें आंसर अगर नहीं आ रहा होता है तो हमें गलत ऑप्शंस को हटा देना चाहिए, तो उससे भी हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, in long run equilibrium undue perfect competition is or are satisfied with which condition? तो AC is equals to AR, MC is equals to MR, LMC और LAC is equals to P, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आया था, एक पूरी इक्वेशन गिवन थी आपको, तो उसमें आपका सारे ही जो है वो करेक्ट आंसर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है क्या, बोलो बच्चों, क्लियर है क्या, yes. ठीक है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात की उन्होंने। नेक्स्ट, which of the following is not a condition of perfect competition? लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स होती है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट भी होता है, लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व नहीं होता है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इज दी आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो होती है, अभी जस्ट हमने कर्व बनाया था, तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। अदर ऑप्शंस को देखने की जरूरत ही नहीं, अगर आपको आंसर आता है ऑलरेडी तो टिक करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है, खुद पे बिलीव रखा करो। तो यहाँ पर मैं मतलब जो हो गया, लेकिन एक बात बता रही हूँ कि लाइक जैसे मुझे पता है कि टीयू, अभी हमने जस्ट डायग्राम बना के मैंने देखा कि टीयू मैक्सिमम होता है जब एमयू 0 होता है, तो इतना सोचने की बात ही नहीं, बाकी ऑप्शन कोई करेक्ट होगा ही नहीं, ठीक है। अ कंज्यूमर एक्सपीरियंस दैट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एट पॉइंट डिफरेंट पॉइंट ऑन द डिफरेंस कर्व। देखो अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है, ठीक है, उसमें आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है ईच पॉइंट पे, ठीक है, क्या होता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको डिराइव होता है, ठीक है, ईच लेवल ऑफ पॉइंट पे। तो यहाँ पर हर पॉइंट पे जो है आपको सेम सेटिस्फेक्शन या सेम जो है मिलेगा हर बंडल पे, तो यहाँ पे डिफरेंट तो आएगा नहीं, हायर नहीं आएगा, नन ऑफ द अबव नहीं आएगा, आपका इक्वल आएगा, तो इक्वल क्या मिलता है यहाँ पर, सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है हर पॉइंट पे। क्लियर है क्या बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, when consumer stops consuming a good because other people are also consuming it, ये कौन सा इफेक्ट है, मैंने आपको तीनों इफेक्ट रिवीजन क्लास में समझाए थे, अच्छे से समझाए थे, और एक 1+ का मैंने एग्जांपल लेके भी आपको समझाया था, ठीक है। तो ये कौन सा इफेक्ट होगा, ये स्नॉब इफेक्ट होगा। क्यों होगा स्नॉब इफेक्ट, क्योंकि जब हम यूनिक आर्टिकल्स यूज करना चाह रहे हैं, हमारा जो इच्छा है कि वो ज्यादा लोगों के पास नहीं हो, जब उसकी क्वांटिटी कम हो, तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, स्नॉब इफेक्ट। तो इसका अगर जस्ट उल्टा देखेंगे तो जो ज्यादा लोगों के पास होगा, जो कॉमन होगा, वो हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है, तो हम स्टॉप कर देंगे उसको कंज्यूम करना, तो कौन सा इफेक्ट में आ जाएगा, स्नॉब इफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ वर्टिकल सप्लाई कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस इंप्लाइज दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज। अब ये बिल्कुल बेसिक मैंने आपको जो बताए थे स्टैंडर्ड रिजल्ट इलास्टिसिटी के, ये उस पे बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल सप्लाई कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस, बना के देख लो, ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, और वर्टिकल सप्लाई कर्व है, ठीक है। तो अगर ऐसा कर्व होगा तो यहाँ पर तो हम क्या लेते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड लेते हैं, और यहाँ पर हम लेते हैं प्राइस, मतलब प्राइस में कितना भी चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी इज कांस्टेंट। तो क्या, अगर आप फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो अगर ऊपर मैं 0 रख दूं, ठीक है, तो क्या पूरी वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका, 0। नेक्स्ट देखो, oligopolist will try to maximize profit by charging more than perfect competition, by charging less than monopoly, by charging more than perfect competition, less than monopoly, या फिर none of the above। तो देखो ये वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है, दोनों भी हैं लेकिन ये वाला ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। मोर हम चार्ज करेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन से, लेकिन लेस देन मोनोपोली, तो ओलिगोपोलिस्टिक फ्यू फर्म्स जहां पर होती है उनको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर इज ड्यू टू इनकम इफेक्ट, वेबलिन इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, या फिर बैंडवैगन इफेक्ट। आपकी रियल इनकम कब बढ़ती है, कौन से इफेक्ट की वजह से, तो वो इनकम इफेक्ट की वजह से बढ़ती है, ठीक है, क्लियर है क्या। नेक्स्ट देखो, चेंज ऑफ स्केल अकर्स इन, बिल्कुल सिंपल से भी सिंपल क्वेश्चन है ये, कि चेंज जब स्केल में होता है तो वो लॉन्ग रन की बात करते हैं हम, शॉर्ट रन में स्केल में चेंज नहीं आता है, लॉन्ग रन में चेंजेस टू स्केल आता है, ठीक है, चेंज हो जाती है आपकी स्केल। क्लियर है क्या, इतने क्लियर हैं। 69 क्वेश्चंस जो है वो अभी तक हमने देख लिए, ठीक है। आगे देखो, when MC is equals to MR, a firm is in loss, a firm is in profit,
अ फर्म इज अर्निंग मैक्सिमाइज प्रॉफिट या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में कंडीशन पढ़ी, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर एक जो भी है इंडस्ट्री मतलब एक फर्म जो है वो अर्न करती है। क्लियर है क्या? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या आपको? नेक्स्ट देखो, इन स्टेज 1 टीआर इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। क्यों होता है टीआर डिक्रीजिंग रेट पे? मैंने ग्राफ बनाया था रिविजन क्लास में भी, और इवन रिविजन जो हमने एक दिन पहले किया था उसमें भी मैंने आपको ग्राफ बना के बताया था कि पहले फेज में जो है आपका जो आपका एमआर है वो डिमिनिशिंग होता है, इसकी वजह से आपकी जो टीआर है वो इंक्रीज होता है बट डिमिनिशिंग रेट से। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेवेन्यू, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेवेन्यू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 72 पे। इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड, कौन सी कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड करती है? इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट अकाउंटिंग कॉस्ट, इम्प्लिसिट माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट या नन ऑफ द अबव। अगेन रिवीजन में हमने पढ़ा था कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट जो है वो मिलाकर क्या बनती है? आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट बनती है। क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज बियरिश मार्केट इज ऑप्टिमिस्टिक। यही गलत है वैसे तो, ठीक है, इनकरेक्ट मैंने पहले ही पढ़ दिया। अब देखो, बियरिश मार्केट में ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता है, ठीक है, पेसिमिस्टिक होता है। ठीक है, उसके अलावा अंडर मोनोपोली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, बिल्कुल सही है क्योंकि एक ही फर्म होती है। मोनोपोलिस्ट में रिस्ट्रिक्ट आउटपुट एंड इंक्रीज देयर प्राइस, बिल्कुल। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज स्पेकुलर एंड मोनोपोलिस्टिक, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बाकी सारा सही है। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? बियरिश मार्केट इज ऑप्टिमिस्टिक, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, हु गेव द टाइम एलिमेंट, टाइम एलिमेंट किसने दिया था? तो अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो टाइम एलिमेंट किसने बताया था? आपके एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ठीक है, तो एल्फ्रेड मार्शल विल बी द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी तक कितने सही गए हैं? बिल्कुल डर लग रहा है क्या? लाइक देखो, बहुत अच्छा पेपर बना था। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चंस है जो हमने रिविजन किया है, रिविजन क्लास में भी जो क्वेश्चंस किए वो भी आए हैं, और जो हमने एक दिन पहले रिविजन किया उसमें से भी क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, कंसेप्ट में से भी क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट देखो, ओलिगोपोली इज नोन एज ग्रुप ओलिगोपोली, डुओपोली, कार्टेल या फिर ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सिंपल क्लियर आंसर है इसका, ग्रुप ओलिगोपोली उसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किंग डिमांड का मॉडल इज नोन फॉर हाइपोथेसिस मॉडल बोला जाता है, कीन्स मॉडल बोला जाता है, स्वीजी मॉडल बोला जाता है या फिर नन ऑफ दीज बोला जाता है। तो स्वीजी मॉडल इसका नाम मैंने बताया भी था आपको, बोला भी था कि एक्स्ट्रा नाम पढ़कर जाया करो, उसमें से 3-4 क्वेश्चन तो यूं ही आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो स्वीजी मॉडल भी इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 76 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन किंग डिमांड का द अपर पार्ट हैज विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आपको याद आ रहा हो, कुछ ऐसा कुछ याद आ रहा हो आपको, ठीक है, इस तरीके का कुछ, ठीक है, इस तरीके का कुछ याद आ रहा है क्या किंग डिमांड का? तो यहाँ पर ऊपर क्या इलास्टिसिटी होती है, आपको ये पूछा गया है कि ऊपर जो है इलास्टिसिटी कितनी रहती है? तो ग्रेटर देन 1 होती है। क्या होती है? ग्रेटर देन 1 होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। क्लियर है बच्चों? ठीक, नेक्स्ट पे देखो, सप्लाई कर्व व्हेन हाई कंपटीशन एंड मेनी सेलर्स। जब ज्यादा कंपटीशन है और बहुत ज्यादा सेलर्स होंगे तो यहाँ पर इलास्टिसिटी कैसी होगी? जीरो होगी। कैसी होगी? जीरो होगी। ठीक है, तो ऑप्शन इज ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, क्योंकि आप सोचो कि अगर सेलर्स भी ज्यादा है, सप्लाई भी ज्यादा है, तो उसकी प्राइस उतनी रहेगी नहीं, तो उसकी इलास्टिसिटी भी उतनी नहीं रहेगी, मतलब जीरो के बराबर होगी। सप्लाई कब? व्हेन सप्लाई इज इनफाइनाइट। अब सप्लाई इनफाइनाइट कब हो सकता है? आप सोचो, थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखो कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इन्फिनिटी कब आता है? जब नीचे जीरो हो जाता है। ठीक है, मतलब चेंज इन प्राइस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आप देखो प्राइस में बिल्कुल चेंज नहीं होगा, तो कौन सा कर्व बनेगा? अगर आपका प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ आपका किस में चेंज आ रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है, तो क्या आपका कर्व ऐसा बनेगा? ठीक है, जो आपका सप्लाई कर्व है वो क्या ऐसा बनेगा? तो अब इसमें से देखो, वर्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस होगा क्या? नहीं, हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल अलोंग वाई एक्सिस होगा? बिल्कुल सही, वाई एक्सिस यही होती है। ठीक है, तो इसके अलोंग ही आपका वर्टिकल आ रहा है, तो ये आंसर आपका सही है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल अलोंग वाई एक्सिस बिल्कुल नहीं, वर्टिकल है। स्ट्रेट लाइन होगा क्या? नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज वर्टिकल अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अ लार्ज नंबर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ फर्म, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, एडवर्टाइजमेंट अवेयरनेस उसमें नहीं होता है। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है। ठीक है, तो
इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट अवेयरनेस वहां पर नहीं होता है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट वहां पर वैसा रहता ही नहीं, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सबको नॉलेज है, ठीक है, और सबको पता है कि ये सेम प्राइस पर ही मिलना है, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कोई भी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी नहीं रहती है, सेलिंग कॉस्ट भी नहीं रहती है, ठीक है। चलो अगला समझेंगे। एडीआर स्टैंड्स फॉर, ये बीसीके का क्वेश्चन है आपका, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डीकंपोजिशन रिसिप्ट, एनालिटिकल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो एडीआर जो है उसका सही फुल फॉर्म होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। 81 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से बिल्कुल। एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ वाई। तो आप मुझे बताओ कि जब भी कोई एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, मतलब ये कौन से गुड्स हैं, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था पेप्सी और कोको कोला के एग्जांपल की, अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ेगी तो मैं कोको कोला पे शिफ्ट हो जाऊंगी, तो डिमांड में किसकी बढ़ा दूंगी, वाई कमोडिटी की। तो ये दो गुड्स क्या है, आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया फॉलोज विच टाइप ऑफ इकोनॉमी। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। 3 तरीके की इकोनॉमी होती है इंडिया में, दोनों पब्लिक प्राइवेट और जॉइंट है, तो यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात हो रही है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है इंडिया फॉलो करती है, ठीक है। 83 क्वेश्चन जो है अभी तक हमने कर लिए हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो अभी मैं आज के पार्ट 1 में आपके लिए लेके आई थी, दैट आर कंप्लीटेड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, ठीक है, और कौन से क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिली थी हमारे रिविजन से, ठीक है, ये भी बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स, जिससे उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि उनके सारे आंसर जो है वो सही है, ठीक है। तो मुझे स्कोर जो है कमेंट करके बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, और पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा, जैसे ही हम मतलब बहुत जल्दी हम उसको लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक एंजॉय करो, ठीक है, थोड़े दिन कुछ भी मत पढ़ो, रिलैक्स करो, घूमने जाओ, ठीक है, एंड विल मीट वेरी वेरी सून, हम फिर से मिलेंगे, ठीक है। टिल देन, थैंक यू सो मच।